तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अब सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, ग्रेविटी होती क्या है। तो आखिर ये आया कहाँ से शब्द, कैसे पता चला? तो न्यूटन न्यूटन ने क्या करा, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन से पेड़ के नीचे? एप्पल वाले। तो एप्पल जब ऊपर से गिरा उनके सिर पर, तब फिर उनको ये क्वेश्चन आया कि एप्पल आखिर नीचे ही क्यों गिरा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल ऊपर चला गया या फिर यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा। फिर उनने यहाँ से पूरी रिसर्च करी और फिर उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, पृथ्वी पर ही आती है, ऊपर नहीं जाती। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है जो कि हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो इसी फोर्स को कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल किस किस चीज पे लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं केपलर। केपलर थे एक साइंटिस्ट, उनने 3 नियम दिए थे। तो केपलर का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ऐसे 3 नियम है जिसमें उनने बताया है कि पृथ्वी और सूर्य कैसे घूमते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये एक चीज देख लेते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल जो कि हमारा सूर्य है और सूर्य के आसपास घूमने वाले ग्रह, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर आती है, फिर उसके बाद है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये जो प्लूटो है ये अब हट गया है। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया था ग्रहों की लिस्ट में से, है वहीं पर लेकिन उसको हम ग्रह नहीं मानते अब। तो ये हमारा पूरा कहलाता है सौरमंडल। इसमें हमारा चांद भी आ जाता है जो कि यहाँ घूमता रहता है पृथ्वी के यहाँ, इन सब के चांद भी होते हैं। तो ये सब मिला के हमारा सौरमंडल है। तो अब केपलर ने क्या नियम दिया था? तो केपलर का पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता रहता है और सूर्य इसके नाभिक पर होता है, या फिर फोकस कह सकते हैं हम इसको, कि सूर्य इसके फोकस पर होता है। तो अब कैसा दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या होगा? ये है, अब जैसे ये है सूर्य, ये हमारी पृथ्वी। तो अभी तक हम क्या समझते थे कि सूर्य यहाँ पर है तो पृथ्वी उसका गोल गोल चक्कर लगाती है, अभी तो हम यही समझते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। केपलर ने बताया कि अब यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत ही कम दूरी है और यहाँ ये इतनी ज्यादा दूरी है, तो इसी को हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। मतलब व्रत तो है लेकिन कैसा व्रत है? दीर्घवृत्ताकार है। ऐसा यहाँ पर पास आ जाती है, यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। तो केपलर ने बताया कि पृथ्वी इस तरह से घूमती है, गोल गोल नहीं घूमती है। ठीक है, तो ये इनका पहला नियम हो गया। ये है, और फोकस कहाँ होगा? ये अगर सेंटर है तो एक फोकस यहाँ पर होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा। तो इन दोनों में से किसी एक फोकस पर सूर्य को होना चाहिए। तो सूर्य हमारा इस फोकस पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये पृथ्वी ऐसे ऐसी घूमती रहती है इसमें। इसको इनने फोकस 1 मान लिया, इस पॉइंट को फोकस 2 मान लिया है। अब सेकंड नियम देख लेते हैं। ये तो हो गया केपलर का प्रथम नियम कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी जो है घूमती है सूर्य के चारों तरफ। द्वितीय नियम बोलता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात किसी ग्रह को उसकी जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत होती है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। ये है, अब जैसे यहाँ पर है, ये हम दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रहे हैं, ये हमारा सूर्य है। तो अब होता क्या है कि अभी मान लो यहाँ पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो चली 1 महीने में, ठीक है, 1 मंथ में यहाँ से यहाँ तक चली। अब जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगेगा? अब देखा जाए तो यहाँ तो बहुत ही कम दूरी दिख रही है, हमें दिख रही है कि बहुत ही कम दूरी चली है, और यहाँ दिख रहा है कि तो बहुत ज्यादा दूरी चल ली, देखो यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बात यह है कि इसको यहाँ पर भी चलने में 1 ही मंथ लगेगा, 1 ही महीना लगेगा। तो ये कैसे हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एक ही है लेकिन हमें देखने में तो छोटी लग रही है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसा बहुत लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूरी चली है, तो भी उसको 1 महीना, लेकिन दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 महीने हो गए होंगे इतना चलने में। लेकिन दूसरा नियम यही बोलता है। और ये कैसे निकलेगा?
अब ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे और इसका जो बीच का एरिया है ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे और इन दोनों के बीच का एरिया निकाल लेंगे। अब ये एरिया जो है ना, ये इसका पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया, मतलब जो क्षेत्रफल है, पहले वाले का क्षेत्रफल और दूसरे वाले का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। और अगर क्षेत्रफल बराबर होंगे तो पृथ्वी को समान समय लगेगा उतनी दूरी चलने में। तो ये इनने दूसरा नियम बताया कि किसी भी ग्रह को सूर्य के मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा में रेखा खींची, उसमें समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो समान समय लगा और समान क्षेत्रफल भी तय हुआ, तो ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। यहाँ इनने ये वाला क्षेत्रफल ले लिया है। अब तीसरा नियम क्या होता है? तो तीसरा नियम बोलता है कि किसी ग्रह के परितः परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये है टाइम कि सूर्य के मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है जो पृथ्वी, उसके लिए जितना टाइम लगेगा वो उसकी माध्य दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की मतलब जो भी दूरी होगी उसकी, उसके घन के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले वाला है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब यहाँ पर के क्या है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो के आ जाएगा, तो के आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ के है अनुपातिक नियतांक। तो ये हमारे 3 हो गए नियम केपलर के, ठीक है। तो पहला ये है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, दूसरा ये है कि समान समय लगता है, समान क्षेत्रफल अगर हो, और तीसरा है कि पृथ्वी को जितना टाइम लगेगा उसमें घूमने के लिए वो उसके समय के वर्ग जो रहेगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो उसकी माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये तीसरा नियम हो गया। अब ये जो 3 नियम है, तो पहले में तो कुछ वैसे भी फॉर्मूला नहीं है तो कुछ नहीं निकालना। अब जो ये 2 नियम है, द्वितीय और तृतीय, हमें इसकी व्युत्पत्ति निकालने के लिए आती है कि आखिर ये निकलते कैसे हैं, ये हमें सॉल्व करने के लिए आ जाता है 4-5 नंबर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्वितीय नियम क्या होता है, मतलब कैसे निकलता है। तो मान लो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में एम द्रव्यमान के किसी ग्रह की समय टी पर स्थिति, एम द्रव्यमान मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं हम, स्मॉल एम है, टी समय लग रहा है, स्थिति उसकी ए है। अब टी समय में वो यहाँ पर कहीं इस ए पॉइंट पर है, और टी प्लस डेल टी मतलब थोड़ा सा समय बढ़ गया, थोड़े समय के बाद वो बी पॉइंट पर आ जाती है। अब यदि बिंदु ए का स्थिति सदिश, मतलब स्थिति सदिश यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं हम, स्थिति क्या है तो वो आर वेक्टर है, तो सदिश आर वेक्टर द्वारा डेल टी समय, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय लगा है धर से धर तक चलने में, डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया, ये एस ए बी त्रिभुज जैसा बन गया है, एस ए बी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होगा। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार ये हो गई, ऊंचाई हमारी ये हो गई, तो 1/2 आर वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। अब यदि ग्रह का रेखीय वेग भी वेक्टर हो, अब भी वेक्टर से जो है हमारी पृथ्वी चल रही है, भी वेग से चल रही है, तो वेग क्या होता है, जैसा हम लिखते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हुआ है, मतलब दूरी कितनी है, तो दूरी है ए बी चली है वो, और समय कितना लगा है, छोटा सा समय लगा है, डेल टी लगा है, ठीक है। यहाँ तक टी पे थी, यहाँ टी प्लस डेल टी पे आ गई, तो बीच में समय कितना लगा, डेल टी। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी अपॉन में डेल टी। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो, तो ए बी क्या हो गया, ये डेल टी इस साइड चला जाएगा, तो भी डेल टी। अब फिर लिखते हैं कि डेल्टा ए अब क्या करेंगे, अब डेल्टा ए जो ये है, डेल्टा ए बराबर है 1/2 आर वेक्टर इंटू ए बी वैक्टर। तो अभी हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली है, तो 1/2 आर वेक्टर, ए बी की वैल्यू को इधर रख देंगे, तो भी वेक्टर इंटू डेल टी हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इस डेल टी को इस डेल्टा ए के नीचे में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर हाफ ए आर वेक्टर इंटू भी वेक्टर। अब और क्या कर सकते हैं, अब एम का हमने भाग दे दिया, एम से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। और एम भी क्या होता है, एम भी होता है संवेग, देखिए संवेग, तो पी बराबर एम भी, तो ये एम भी हो गया हमारा पी। तो यहाँ आ गया 1/2 आर इंटू पी वेक्टर।
किंतु कोणीय संवेग एल, एल वेक्टर बराबर क्या होता है कोणीय संवेग, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का। तो यहाँ दिख रहा है आर और पी है, तो ये बन जाएगा हमारा एल, मतलब कोणीय संवेग बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी बराबर एल अपॉन 2m। डेल्टा ई मतलब क्षेत्रफल है, इतना थोड़ा सा क्षेत्रफल जो तय किया है थोड़े समय के लिए, तो एल अपॉन में 2m आ गया। अब ग्रह पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता, मतलब कोई बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, अतः ग्रह का कोणीय संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पर कोई और दूसरा ग्रह वहां से बल लगा रहा है कि चलो जल्दी जल्दी तेजी स्पीड में चलो, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल रहेगा, कोणीय संवेग जो रहेगा वो नियत रहेगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन और नियत, और ये 2m जो है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहेगा, वो बदलेगा नहीं, तो हम 2m को कांस्टेंट मान लेते। वैसे भी नंबर को है, नंबर को हम उसमें गिनते नहीं है क्योंकि वो बदलता नहीं है, और यहाँ द्रव्यमान भी नहीं बदल रहा है। और अब एल जो है एल भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ वो भी बोल दिया कि एल चेंज नहीं होगा। तो सबका सब एक क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, मतलब इन सब की कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी जो नहीं बदलेगी। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम कैसे निकलता है, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें भी हम मान लेते हैं एम द्रव्यमान का एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। अब यदि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है, पृथ्वी का हमने स्मॉल एम माना, सूर्य का हमने कैपिटल एम मान लिया, सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल। अब एक चीज ये भी है, देखो, अब जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज वो अपनी साइड खींच लेती है। अब सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम क्यों रही है, क्योंकि सूर्य का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य का भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो क्या करता है, सभी ग्रह को अपने चारों तरफ घुमाता है। वो भी अपने साइड खींच रहा है, तभी तो हम उसकी साइड घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, बुध घूम रहा है, शुक्र घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, सब ग्रह घूम रहे हैं। तो एक उसका भी एक बल है। तो अब उसका बल कितना होगा, वो कितना बल लगा रहा होगा, तो बल कितना है लग रहा होगा एफ, बल को हम एफ लिखते हैं। और कैपिटल जी, कैपिटल एम किसका द्रव्यमान हो गया, सूर्य का, स्मॉल एम हो गया पृथ्वी का, और बटे में आर स्क्वायर। अब ये जो है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे क्या आता कहाँ से है, जैसा हम वो लिखते थे, कौन सा है, कूलॉम का नियम, वैसे ही ये भी होता है। कूलॉम के नियम में हम दो चार्ज ले लेते थे और ऐसा लिख लेते थे दो चार्ज को लेके, ऐसे यहाँ पर हम इसको भी लिखते हैं। तो गुरुत्वीय बल कितना लग गया, ये हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, घूमने के लिए वो क्या करेगा, अब कोई भी चीज है, ठीक है, अगर वो एक पॉइंट के आसपास घूम रही है तो इस पर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो यहाँ पर इस पर भी अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और वो कितना लगेगा, तो वो हम बल लिख लेते हैं, वो एफ बराबर लग रहा है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी घूम रही तो पृथ्वी पर लगेगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितनी उसकी चाल है, वो एम भी स्क्वायर अपॉन आर, यही होता है। तो ये इसको हम सेकंड फॉर्मूला मान लेते हैं। तो समीकरण ले लेते हैं, अब समीकरण 1 और 2, अब देखो ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ इक्वल रख दिया। अब हमें यहाँ से निकालनी है कि दोनों का वेग क्या होगा, तो वेग पृथ्वी का वेग, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये स्मॉल जी और मतलब स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, वी स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम, और एक आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा, ये हो गया। अब स्मॉल भी और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि घूम रहा है तो घूमने में स्मॉल भी की वैल्यू एक और क्या होती है, ओमेगा आर भी होती है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी है, भी में सबसे पहले हम रखेंगे ओमेगा, ठीक है, तो हमने रख दिया ओमेगा आर का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर। अब ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ रख दो 2 पाई अपॉन में टी, आर तो है ही, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर, ये आ गया। अब ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर आर का स्क्वायर भी लगेगा यहाँ, तो ये आर स्क्वायर आएगा। लेकिन अब एक यहाँ देखो, एक आर ये भी है,
ये इधर जाएगा तो आर स्क्वायर और एक आर तो आर क्यू हो जाएगा, और ये बटे में टी का हो जाएगा स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम। यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल टी है, ठीक है, तो इसको कैपिटल टी लिखेंगे। अब क्या होता है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो हम टी स्क्वायर के सामने इन सबको भेज देंगे, तो टी स्क्वायर, अब जितनी भी चीज़ें इसको यहाँ ले लो, ठीक है, टी स्क्वायर ऊपर आ गया, ये जो जी एम है इसको नीचे रख दो, तो ये यहाँ पर जी एम चला गया, ये चला गया। अब क्या होगा, फोर तो बदलेगा नहीं, पाई भी नहीं बदलेगा, कैपिटल जी भी नहीं बदलता है, और सूर्य का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, तो ये सब के सब हो जाएंगे कांस्टेंट नियतांक। तो इनको हम मान लेते हैं कोई के वैल्यू है, के नियतांक ले लिया। अब लेकिन आर जो है वो तो बदलती रहेगी, क्योंकि यहाँ जैसे सूर्य है यहाँ पृथ्वी है, तो वो घूम रही है, तो कभी अलग उसमें घूम रही है, कभी अलग उसमें घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ अलग है, तो बदलती रहती है, तो ये आर क्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू, मतलब टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है आर क्यू के। अतः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास निकल आया, उसका परिक्रमण काल सूर्य से उसकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब कुछ अलग टाइप के इसमें प्रश्न है, केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्युत्पत्ति करना है। गुरुत्वाकर्षण नियम कैसे निकलता है केपलर के नियम से। तो माना कि m द्रव्यमान का एक ग्रह है, मतलब कोई पृथ्वी है हमारी m द्रव्यमान के, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर, और ये मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि पृथ्वी है, हर ग्रह, किसी भी ग्रह की बात करी गई है, केपलर ने ये जो नियम दिए वो हर ग्रह के लिए है, कि अगर कोई भी ग्रह घूम रहा है तो उसका क्या होगा फॉर्मूला। तो ठीक है, यहाँ पर m द्रव्यमान, लेकिन हम मान लेते हैं कि मानने के लिए कि पृथ्वी है ये, m द्रव्यमान का एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष पर गतिमान है। यदि ग्रह का रेखीय चाल मतलब वो भी स्पीड से घूम रहा है, तो वृत्तीय गति करने के लिए लगाया गया अभिकेंद्रीय बल, अब घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन में आर। भी की वैल्यू क्या है ओमेगा आर, ओमेगा की क्या है 2 पाई अपॉन में टी, तो भी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दो ये वाली, तो 2 पाई अपॉन में टी इंटू आर। अब क्या करेंगे हम इसके आगे, अब जो भी है उसको हम, जो हमने एफ फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन में आर, उसी भी की वैल्यू इसको उठा के यहाँ रख देंगे जैसा अभी कर रहे थे। तो भी की वैल्यू उठा के रख दी, अब साथ में इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर खोल दिया, तो ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर आर, एक आर से एक आर कैंसिल, बचेगा क्या एम 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन में टी स्क्वायर। अब जो बल है अभी इतना आ गया, तो हमने इसको समीकरण 2 दे दिया है। अब केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो टी स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते तो के आ जाता है, तो के आर क्यू। अब जो टी स्क्वायर का मान है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ये देखो टी का मान क्या है के आर क्यू, यहाँ पर भी टी है तो ये उठा के इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन में के आर क्यू। अब फिर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेंगे, तो हमारे पास आ गया 4 पाई स्क्वायर के इंटू एम अपॉन में आर क्यू आर स्क्वायर। अब ये फिर से कांस्टेंट है, ये नियतांक है 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ये तो वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अब द्रव्यमान यहाँ बदल सकते हैं हम, आर स्क्वायर भी बदल सकते हैं क्योंकि हर ग्रह के लिए अलग अलग द्रव्यमान है। तो यहाँ हो गया कि एम अपॉन में आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है क्या, उसका बल। अब 4 पाई स्क्वायर अपॉन के जो है सूर्य के द्रव्यमान एम से, कैपिटल एम से संबंधित है, तो कैपिटल एम के लिए क्या होगा, यहाँ तो इस ये, क्योंकि ये जो है पूरा कैपिटल एम से संबंधित है, तो ये जो मास 4 पाई अपॉन के है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल एम के।
तो अगर इसको हम पूरी जगह, इसकी जगह हम कैपिटल एम लिख दें तो यहाँ पर कैपिटल एम आ जाएगा। तो हमारा फोर्स जो है वो स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बल। ठीक है, बल की बात हो गई कि बल इतने सबके प्रोपोर्शनल होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। जो कैपिटल जी लिखते हैं वो क्या होता है। तो किन्हीं दो पिंड के बीच, ये देखो वैसा जैसे हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, कि किन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है वो उनके आवेश के गुणनफल के बराबर, मतलब उनके समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल वैसा ही है मैच करना। देखो, किन्हीं दो पिंड के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, वहां बात करी गई थी आवेशों के, यहाँ हम द्रव्यमान मान लेते हैं, m1 m2 द्रव्यमान है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब इनका गुणा करो, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और इन्हीं दोनों द्रव्यमान के जो बीच में दूरी है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। सेम कूलॉम का नियम है। अब गणितीय व्याख्या क्या है इसकी, जैसे हम उसकी निकालते थे वैसे इसकी निकाल लेंगे। m1 m2 द्रव्यमान के पिंड हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, उनके बीच बल लग रहा है कैपिटल F। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलेगा, F इसके प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। हम फिर उसके बाद क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को मिला देते थे। तो मिला के हम ऐसे लिख लेते थे कि F प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में r² के। अब ये जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कैपिटल जी मान लेते हैं। कैपिटल जी को ही कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण अनुपातिक नियतांक। तो यहाँ कैपिटल जी मान लिया, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है बल। अब लेकिन हमें निकालना है कि जी की वैल्यू क्या है, मात्रक निकाल लेते हैं इधर से। तो जी की वैल्यू के लिए हम जी यहाँ करेंगे, एफ को इस साइड ले लेंगे, जी को यहीं रहने दो, इन सबको उस साइड ले जाओ। तो आर उस साइड चला जाएगा, तो f r² अपॉन में ये m1 m2 नीचे आ जाएगा। तो अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, अगर निकालना है तो बल का क्या होता है न्यूटन, दूरी का क्या होगा, दूरी पर स्क्वायर है तो दूरी का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटे में m1 m2, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो दोनों मिला के किलोग्राम का स्क्वायर आ गया, इसका मात्रक आ गया। अब सीजीएस पद्धति में हम कैसे लिखते हैं, तो न्यूटन की जगह सीजीएस पद्धति में होता है डायन, तो हमने डायन लिख लिया। मीटर की जगह होता है सेंटीमीटर, क्योंकि देखो सीजीएस ये होता है सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, ये होता है सेकंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर, सीजीएस में बदल गया। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा तो विमीय सूत्र क्या होता है, एफ के लिए हम क्या लिखते थे, एम ए, एम का क्या होता है द्रव्यमान है एम, और ए क्या है त्वरण, तो हम इसको लिख लेंगे फॉर्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण। दूरी इसको हम लिखेंगे दूरी का स्क्वायर, बटे में इसको लिखेंगे द्रव्यमान, और ये भी द्रव्यमान। अब द्रव्यमान तो ठीक है द्रव्यमान रहेगा, एक द्रव्यमान से द्रव्यमान काट दो। अब त्वरण को क्या लिखते थे, बेग गुणित दूरी, मतलब तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब ए को क्या लिखते थे v अपॉन टी, तो बेग बटे समय। तो ये हो गया बेग, द्रव्यमान को लिखा बेग बटे समय, दूरी का स्क्वायर पहले से है, द्रव्यमान यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम बेग को खोलेंगे। बेग का क्या होता था, दूरी बटे समय, ठीक ऐसे ही निकालते थे। तो अब ये इसको भी फिर से दूरी लिखेंगे, तो दूरी का हो जाएगा क्यू, समय का हो जाएगा स्क्वायर, और द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा। अब इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, तो विमीय सूत्र आ जाएगा, अब द्रव्यमान जो है वो ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, दूरी ऊपर है ही तो एल क्यू रहेगा, और समय का स्क्वायर है तो समय ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया m-1 L-Q-T-2, ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम सॉल्व करके सब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6.67 10⁻11, और इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय बल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला क्या है, गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है,
मतलब ऐसा नहीं होता है। संरक्षी मतलब संरक्षित बल है कि मतलब जितना लग रहा है उतना ही लगेगा। दूसरा क्या है, गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय मतलब कि वो हर चीज को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, तो ये केंद्रीय बल हो गया। तीसरा क्या है, संरक्षी हमने पढ़े थे कि संरक्षी संरक्षी में अंतर पढ़े थे, तो ये वो ही है कि संरक्षी क्या होता है। तो संरक्षी बल क्या होते हैं, देखो संरक्षी बल के हमने अंतर पढ़े हैं। तो संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो अपने मार्ग पर डिपेंड नहीं करते हैं, यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ सीधे पहुंच जाओ या तो यहाँ से इस पॉइंट पर, मतलब कहीं से भी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको पहुंचने के लिए कोई सा भी रास्ता ले लो, वो उस रास्ते के मार्ग पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, संरक्षी बल होते हैं। और किया गया कार्य क्या था, जीरो होता है इसमें। तो ये गुरुत्वीय बल जो होते हैं वो हमारे संरक्षी बल होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि घर पर हो अगर और घर से हम स्कूल आए तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया, कुछ ज्यादा ग्रेविटी लगने लगी हम पर, ऐसा तो होता नहीं है। तो मतलब वो मार्ग पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब ये संरक्षी बल होते हैं। दूसरा केंद्रीय बल होते हैं। तीसरा है कि प्रकृति में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है, मतलब जितने भी प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 बल में से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कम होता है। अब कौन कौन से 4 बल होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जान लो कि 4 में से जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कम लगती है। फिर है 2 पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत होता है। जो इनके बल लगता है वो परिमाण में बराबर रहेगा। अगला है गुरुत्वीय बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण मतलब होता है कि अगर कोई भी 2 बल हम उसको जोड़ दें, मतलब जोड़ सकते हैं तो ये अध्यारोपण का बल हो गया। अगर बहुत सारे बल है तो हम उनको जोड़ के एक नया बल लगा सकते हैं, तो ये अध्यारोपित हो गया। फिर है गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि पृथ्वी पर प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के नाम पर, ऐसा नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, हमेशा हमें खींचेगा, हमें धक्का नहीं मारेगा, तो ये आकर्षण बल हो गया।